हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो 17 सितंबर 2021 को जो प्लांट साइंस का पेपर हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं तो इनमें एरर होने के चांसेस हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको कमेंट करें। एक क्वेश्चन था कि जो सेल थ्योरी के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं उसके कंपोनेंट किस किस ने दिए हैं। तो पहला और दूसरा कंपोनेंट है वो स्लीडेन एंड स्वान ने दिया था, जबकि जो थर्ड कंपोनेंट है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो ये असर्शन और रीज़न टाइप का क्वेश्चन था और इसमें ये दोनों करेक्ट थे। देन इसके बाद आया एक क्वेश्चन आया था सेकंड, उसमें पूछा था कि हमको स्टरलाइज करना है किसी टिश्यू या मटेरियल को, तो उसको हम कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो उसमें होगा अपना सोडियम हाइपोक्लोरेट। देन इसके बाद सीक्वेंस पूछा था उन्होंने तीसरे क्वेश्चन में, सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे सेल वॉल दी थी, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस। तो इनका सीक्वेंस बताना था अंदर से बाहर की तरफ क्या सीक्वेंस होगा। देन इसके बाद पूछा था कि जो लाइसोजेनिक और जो लाइटेक वायरसेस होते हैं, फेजेस होती हैं, उनके बारे में पूछा था कि उनका साइकिल कैसे चलता है। तो जो लाइसोजेनिक वायरस क्या होते हैं कि वो इंटीग्रेट होंगे और फिर जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वो प्रोफेज का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी 2 असर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है करेक्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो निमेटोड्स होते हैं, असर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन था, निमेटोड ट्रांसमिट ओनली वायरस। तो ये स्टेटमेंट पूछा था कि सही है या गलत, और इसके बाद एक सेकंड स्टेटमेंट था जो अभी मिला नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था रस्ट से, तो उसमें रस्ट दिया था जैसे पक्सीनिया, ओरोमाइसिस, मेलम्पोस्पोरा। तो इनके बारे में पूछा था कि इनमें से कौन सा, ऑस्ट्रेलिया को भी दिया था, तो इनमें से कौन सा, वो नीचे 5 पॉइंट दिए थे इसके नीचे, इनके सापेक्ष में कौन सा सही नहीं है। तो उस ऐसे ये पहला पॉइंट ये था कि पक्सीनिया ओनली कॉजेज रस्ट इन वीट। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पक्सीनिया बाकी क्रॉप्स में भी रस्ट कॉज करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि जो सेकंड पॉइंट था इसका कि जो रस्ट में होती है मस्टर्ड में, वो एल्बुको के द्वारा होती है। और ऐसे करके एक और क्वेश्चन था जो ओरोमाइसिस से रिलेटेड था, तो इसमें से आपको सही देखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस हेल्प टू अवॉइड चांसेस ऑफ डिसीज़। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस डिसीज़ की सेवियरिटी है उसको कम करते हैं। और इसका सेकंड स्टेटमेंट था कि जो प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा हमने हॉरिजॉन्टल को एक्सप्लॉइट किया है। तो इनमें से देखना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है स्टेटमेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेप्स पूछे गए थे कि हाइब्रिड सीड जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें स्टेप्स कौन कौन से होंगे। तो इनब्रिड का डेवलपमेंट दे रखा था उन्होंने। इसके बाद जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का टेस्ट, देन प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड और मल्टीप्लिकेशंस। तो 5-6 ऑप्शंस दिए थे, उनको हमको इसी सीक्वेंस में जमाना था। इसके बाद उन्होंने जो भिंडी होती है अपनी, उसके बारे में, लेडी फिंगर के बारे में पूछा था कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है। तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है। देन क्वेश्चन एक और आया था कि जो फाउंडेशन सीड होता है उसका टैग कलर क्या होता है। तो फाउंडेशन सीड को हम कौन सा टैग कलर देते हैं, वाइट कलर का टैग देते हैं। ब्रीडर के लिए गोल्डन येलो, और जो अपना सर्टिफाइड होता है उसके लिए ब्लू देते हैं। इसके बाद क्रोमोसोमल डिसजंक्शन थ्योरी, तो इसका पूछा गया था कि ये क्रोमोसोमल डिसजंक्शन थ्योरी किसने दी थी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। शायद ब्रिजेश ने दी थी, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। इसके बाद पूछा गया था कि जो ITPGRF दे रखा था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करके है, ठीक है। 2001 में इसका साइन हुआ था और 2004 से ये इफेक्टिव है। तो पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बट असर्शन रीज़न टाइप का था। इस बार उन्होंने उसी से फुल फॉर्म पूछ लिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो सॉइल्स होती हैं वो मेनली एसिडिक होती हैं, ये सही है या गलत। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन था, ये था कि कैल्शियम जो आयन है वो क्या है, एसिडिटी का कारण है। तो देखो कैल्शियम आयन मेनली किसका, एल्केनिटी का कारण होता है, क्षारीयता आती है इससे। तो ये स्टेटमेंट सेकंड इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि कौन सी क्रॉप फाइबर क्रॉप है। तो फाइबर क्रॉप कौन सी है, 4 क्रॉप्स दे रखी थी उन्होंने, एक सोयाबीन थी और ऐसे करके 4 क्रॉप थी, ट्रिट्रिकम थी उसमें से। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉटन, कॉटिपम में था, गॉसिपियम करके साइंटिफिक नाम दे रखा था उन्होंने। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो हम डिफरेंट जो BT क्रॉप्स दे रखी थी, BT है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, और उनका दे रखा था कि उनके सामने उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। मैच द कॉलम में क्वेश्चन था। तो अपना जो सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड जो टोबैको बना था, सबसे पहली क्रॉप थी ये फर्स्ट क्रॉप। इसके बाद अपन बात करें तो टोमेटो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आया। कॉटन में क्या था, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस था, और एक और ऑप्शन इसमें था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने ऑब्जेक्शनेबल वीट होते हैं उनके बारे में था, जैसे कि फेलेरिस माइनर वीट। तो ये मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको
फेलेरस माइनर का अगर याद था तो आप इसको ईजिली लगा लेते क्योंकि एक ही ऑप्शन में फेलेरस माइनर दे रखा था उन्होंने। इसके बाद आर्जिमोन मैक्सिकाना रेपसीड और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इसके बाद चिकोरियम एंटाइवस लूशर्ड में, और सोरगम हेल्पेंस या सुडान ग्रास ये सोरगम में देखने को मिलता है। और इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था लिंकेज से रिलेटेड। उन्होंने जैसे 3 जीन दे रखे थे, A, B और D जीन थे, और उसका जीनोटाइप था कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल डी स्मॉल डी। उन्होंने ये बोला था कि 2 जीन्स हैं A और B, वो लिंक्ड हैं कपलिंग फेज में और उनके बीच में 10% रिकॉम्बिनेशन पाई जा रही है। बट जो अपना D जीन है वो सेपरेट अदर क्रोमोसोम पे है। और फिर उन्होंने पूछा था कि जो अपना कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी गैमेट्स आने की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो इसको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पहले सबसे हम क्या निकाल लेंगे कि जो 2 लिंक्ड जीन है उसमें से फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर उसको करके हम जो 1/2 किसकी आएगी अपनी कैपिटल डी की, और इसकी कैसे आएगी, तो इसकी आएगी 1/20। तो ये मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हल करके बताए हैं जो प्रीवियस वीडियोज़ में जेनेटिक्स से रिलेटेड। इसके बाद पूछा था कि जो टाइडली लिंक्ड जीन्स होते हैं किससे वो करते हैं, मतलब कि किसके समानता दर्शाते हैं। तो जो टाइडली लिंक्ड जीन्स होता है मेनली वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऐसे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट होता है उसमें क्या रहता है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि हम जो टाइडली लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जब 2 जीन्स एक साथ लिंक्ड हैं या 3 जीन्स एक साथ लिंक्ड हैं तो ऐसा अपने लिए लगता है कि ये जीन एक ही जीन है और बहुत सारे कैरेक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा टाइडली लिंक्ड जीन्स किसको समानता दर्शाते हैं, तो ये प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट के समानता दर्शाते हैं। ये डायरेक्ट BD सिंह से क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया था कि जो एक DNA का डबल हेलिक्स है उसके एक सिंगल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, तो उसके एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर होंगे। और बट जो सेकंड स्टेटमेंट था वो ये करके था कि उसकी एक टर्न की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो वो होती है अपनी 34 आर्मस्ट्रॉम होती है। इसमें जबकि दे रखा था 3.4 आर्मस्ट्रॉम, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन कहाँ पे होती है और सिंथेसिस ऑफ पिरामिडीन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसको आपको लगाना था एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा था जो साइंटिस्ट से रिलेटेड, अपने जो साइंटिस्ट है जैसे कि वाटसन एंड क्रिक हुआ, मेसल्सन स्टॉल हुआ, तो इनसे पूछा था कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज किए हैं। ठीक है, वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रैंड खोजा। इसके बाद मेसल्सन स्टॉल में जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसके बारे में बताया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि मैच द कॉलम टाइप का था, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट उसमें हमको मैच करना था कौन सा है, मतलब 5 ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो अपना मैक्लिंटॉक के साथ मैच हो रहा था, तो इसको हम उस तरह से मैच कर देते मैक्लिंटॉक के साथ। और 3 और थे वो भी ईजी थे, तो मतलब वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने आपको 5 कोडॉन दे रखे थे उन्हें, और उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनिशिएशन कोडॉन नहीं है। ठीक है, UAG, UGA और UA। ठीक है, UAG मतलब जो अंबर ऑपर और इस तरह से ये कोड करते हैं, तो ये टर्मिनेटर कोडॉन से। ठीक है, ये टर्मिनेट करता है चैन को, तो ये इनिशिएशन कोडॉन नहीं है। इसके बाद एंजाइम इन्वॉल्व इन द DNA मल्टीप्लिकेशन, तो उन्होंने 5 एंजाइम दे रखे थे, उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा एंजाइम DNA के मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद पूछा था एक क्वेश्चन चारगाफ रूल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था वैसे। उन्होंने ये पूछा था कि अगर ग्वानिन का परसेंटेज 10 है किसी DNA डबल हेलिक्स में, तो उन्होंने 5 स्टेटमेंट दे रखे थे कि ग्वानिन अगर 10% है तो साइटोसिन कितने परसेंट होगा, एडिनिन कितने परसेंट होगा, थाइमिन कितने परसेंट होगा, और प्यूरिन और पिरामिडीन किस किस रेशियो में होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, देखो जो अपना साइटोसिन होगा 10% होगा, एडिनिन 40% होगा, और जो अपना थाइमिन है वो भी 40% होगा, और इसमें क्या होगा प्यूरिन पिरामिडीन के बराबर होंगे। तो हमको इसके अकॉर्डिंग देख के आंसर लगा देना था इसलिए। इसके बाद बोला गया था, एक क्वेश्चन था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन साइट की 5 बेस पेयर की वो किस प्लेस पे कट करे, उसको किस हिसाब से कट करे, कि अपना जो 5135 करके कुछ सीक्वेंस दिया था, नंबर करेक्ट याद नहीं मुझे, बट ऐसा कुछ सीक्वेंस था, इतने बेस पेयर का अपने पास एक सीक्वेंस था, उसको हम एक रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट 5 बेस पेयर की थी। तो ऐसा पूछा था कि उसमें कितने उस पर कट करे तो अपने लिए ईजिली इसमें बन सकता है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि एग्जाम्पल क्या है ओमाइसिटिस का। तो देखो जो अपना पर्नोस्पोरा, उसमें 4 नाम दे रखे थे पर्नोस्पोरा। ठीक है, तो ऐसा करके उनमें से अपन क्या निकालेंगे पर्नोस्पोरा, क्योंकि ये डाउनी मॉड्यूल कॉज करता है, तो डाउनी मॉड्यूल ओमाइसिटिस फंगस द्वारा होती है। पर्नोस्पोरा, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, और प्लाज्मोस्पोरा, स्यूडोपर्नोस्पोरा, बर्मिया, ये सब किस में आती हैं, अपनी डाउनी मॉड्यूल फंगस में आती हैं।
तो ये मेनली क्या करती हैं, डाउनी मिड्यूल कॉज करती हैं, और ये ओमाइसिटीज वो है इसमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे, उन्होंने जो कल्चर कलेक्शंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल से, उससे एक मेजर कॉलम टाइप का क्वेश्चन पूछा था। उसमें दे रखा था कि ITCC, ठीक है, इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन, ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। इसके बाद एक और था उसमें माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शंस, ये लुधियाना में। अगर आपको ये दोनों याद होते तो आप उसको ईजिली क्वेश्चन को अटेंड कर सकते थे। इसके बाद JCM, ये जापान में होता है। तो अगर ऊपर के भी दो आपको याद होते तो आप इसको क्वेश्चन को आपको गलत होने के चांसेस बहुत कम थे। इसके बाद उन्होंने जो सेक्स रेशियोज़ के आगे जो जेनेटिक वैलेंस जो थ्योरी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ड्रोसोफिला बनता है, ठीक है, और उसमें जो रेशियोज़ आते हैं डिफरेंट एक्स को जब हम ऑटोसोम से डिवाइड करते हैं तो उसमें जब एक रेशियो आता है तो फीमेल बनती है, 0.5 आता है रेशियो तो क्या बनता है, मेल बनता है, और 0.66 बनता है तो इंटरसेक्स आता है, और अगर 0.33 बनता है तो सुपर मेल बनता है। तो ये उसमें कुछ दे रखे थे ऑप्शंस, तो इसका अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना था मैच द कॉलम में, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस दे रखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ठीक है, एक उसमें ऑप्शन था कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर होता है। इसके बाद और सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड था, तो मतलब 5 पॉइंट दे रखे थे, उसमें से हमको सही जो ऑप्शन था उसको निकाल के लगाना था। इसके बाद नेशनल ब्यूरोज दे रखे थे, जैसे कि नेशनल ब्यूरो से इंस्टीट्यूट से इस साल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे कि NBPGR का अपना तो नई दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म महू में है। इसके बाद ठीक है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स वगैरह ये कहाँ पे है, तो ये अपना लखनऊ में है। और ऐसे एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज से तो 2 क्वेश्चन थे, एक तो मैच द कॉलम में यहाँ पे था और एक और आगे क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो आप 2-3 क्वेश्चन तो मतलब पेपर में ही ऐसा था कि वो पेपर में ही मिल रहे थे आपको, अगर अच्छे से पढ़ते शुरू से लास्ट तक तो ईजिली वो आपको अटेंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था कि जो कॉटन में हम डीलिंटिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो देखो 1 कॉटन की 2 तरह से डीलिंटिंग कर सकते हैं, एक तो हम किसी सॉल्यूशन द्वारा, ठीक है, क्या लिक्विड द्वारा कर सकते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं H2SO4 का जनरली यूज़ करते हैं। बट अगर अपन को गैस द्वारा डीलिंटिंग करनी है तो उसमें हम ड्राई HCl गैस का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था अपना हार्डी एंड वीनबर्ग लॉ से, तो उन्होंने फ्रिक्वेंसीज दे रखी थी कि जैसे अपना 100 इंडिविजुअल्स दे रखे थे उसने, और उसने बोला था कि जो 64 इंडिविजुअल्स हैं उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए मतलब कि वो डोमिनेंट जीन के लिए होमोजाइगस है। और इसके बाद दे रखा था कि 32 जो इंडिविजुअल्स हैं वो हेटेरोजाइगस है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। और उसमें बोला था कि जो 4 इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल ए। तो उसने पूछा था कि जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है इनका कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो। जो आप A² करोगे तो 0.8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, आपको 0.8 ईजिली आ जाता है, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं था। इसके बाद एक एसर्शन और रीज़न रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि 4 या 5 क्वेश्चन दिए थे, शायद माइकोप्लाज्मा मोटाइल होता है या नहीं होता, ये था, ये स्टेटमेंट आपको सही लगाना था, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन उसी में था कि मतलब जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पेनिसिलिनियम के प्रति रेजिस्टेंस होता है, ससेप्टिबल होता है, ऐसा करके क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था कि मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मॉलिक्यूल्स को होता है, तो उसमें देखो सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये क्या होता है कि जो पेनिसिलिन होता है उसके प्रति ससेप्टिबल नहीं होता, संवेदनशील नहीं होता, और जो अपना टेट्रामाइसिलिन है उसके प्रति ये संवेदनशील होता है। तो ऐसे करके 5 पॉइंट थे, उसमें से हमको सही निकाल के लगाना था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एसर्शन और रीज़न टाइप का, 2 दिए थे उसमें। तो इसमें से एक था कि जो अपने जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो ये था कि सेकंड स्टेटमेंट के जो एपिकल जो ऑक्सिन है वो एपिकल हार्मोन्स हेल्प करते हैं लीफ और स्टेम ग्रोथ पे। इसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें पूछा था कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो किस किस क्रॉप के लिए कितनी होगी। तो वीट के लिए कितनी होती है, 3 मीटर होती है, और पिजन पी के लिए 100 मीटर होती है। 2 क्रॉप्स मेरे लिए याद नहीं, मतलब कौन कौन सी थी उसमें, बट क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। इसके बाद पूछा गया था कि जो हॉर्न कंडीशन होती है शिप में वो किसके कारण होती है। तो ये हॉर्न कंडीशन क्या होती है, सेक्स इन्फ्लुएंस होती है, बट एक बार आप और चेक कर लेना क्या है, ठीक है। बट हॉर्न कंडीशन जनरली क्या होती है, सेक्स इन्फ्लुएंस होती है। देन इसके बाद पूछा गया था कि वो 4 साइंटिस्ट दे रखे थे उन्होंने, और उसमें से हमको सेलेक्ट करना था कि मतलब कौन कौन सा मैच द कॉलम टाइप का था कि कौन कौन सा साइंटिस्ट से रिलेटेड है। तो उसमें जो स्टर्न है उन्होंने क्या दिया था, जो क्रॉसिंग ओवर की प्रूव्ड किया था, ठीक है, ड्रोसोफिला के ऊपर। तो ये हम इससे मैच द कॉलम ईजिली कर सकते थे, मतलब ऐसे ज़्यादा कोई
टफ नहीं था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था अपना जो इनहेरिटेंस पैटर्न, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न था, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर था, कलर ब्लाइंडनेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें बोला था कि एक फीमेल है जो कैरियर है, उसका एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ जब हमने क्रॉस कराया तो उसमें किस तरह की प्रोजेनी हमारे लिए प्राप्त होगी। तो उसमें 5 स्टेटमेंट दिए थे, मतलब कि सारी जो फीमेल्स होंगी वो कलर ब्लाइंड होगी, सारे मेल कलर ब्लाइंड होंगे, आधी फीमेल कलर ब्लाइंड होंगे, आधे मेल कलर ब्लाइंड होंगे। तो ऐसे ऐसे करके उसमें कुछ 4 से 5 ऑप्शंस थे। अगर आप उसका जो क्रॉस करके बनाते तो आप इजीली उसमें लगा सकते थे कि मतलब कौन सा उसका सही आंसर आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो मिड पेरेंट हेट्रोसिस होती है उसके कैलकुलेशंस के लिए हमारे लिए क्या क्या डाटा चाहिए। तो देखो मिड पेरेंट हेट्रोसिस होती क्या है। मिड पेरेंट हेट्रोसिस होती है जो हमारी एवरेज मीन वैल्यू आ रही होती है, उससे अगर हम दोनों पेरेंट की, जैसे एक P1 पेरेंट है, P2 पेरेंट है, इन दोनों की अगर मीन वैल्यू से जब थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पेरेंट हेट्रोसिस बोलते हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी था। तो सबसे पहले हमारे लिए देखो मीन निकालने के लिए क्या फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट की ज़रूरत है। देन इसके बाद हमारे लिए क्या है, F1 का पता होना ज़रूरी है कि उसकी कितनी वो डाटा है उसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ईजिली निकाल सकते थे। इसके बाद उन्होंने दिया था कि जो ये क्वेश्चन आया था अपना वहाँ से, जो मल्टीपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना क्या कि उसने बोला था कि 1:4:6:4:1 जो बनता है अपना, तो ये किस कारण इसमें कितने जीन सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड था क्वेश्चन जो अपना निल्सन एहले ने जो वर्क किया था जो रेड कलर के ऊपर, ठीक है, मतलब तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा था कि इसमें कितने जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो ठीक है, तो उसका भी आप इजीली लगा सकते थे। इसके बाद उसने पूछा था कि मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का सबसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि रॉट कॉज्ड बाय, तो रॉट किसके द्वारा कॉज्ड होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, रॉल्स्टोनिया सोलेनोसरम, रॉल्स्टोनिया स्यूडोसोलेनोसरम, इसके बाद फ्यूजेरियम था, 2 फ्यूजेरियम ऑप्शन करके थे। तो उसमें से आप इस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना था। इसके बाद एक मैच द कॉलम था, उसमें आपको 4 वो दे रखे थे, जैसे ग्लूटामाइन क्या है, एमिनो एसिड है, थाइमिन क्या है, विटामिन ए है, और 2 ऐसे ही करके और थे। तो आप इसको भी ईजिली अटेंड कर सकते थे। देन इसके बाद एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था जो अपनी पैथोलॉजी की हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड था, मतलब जो PM माइकल ने किस पे काम किया था, मतलब फंगस पे काम किया, स्पोर्ट्स और ऐसा कुछ रिलेटेड था, मतलब कि इसका ज़्यादा टफ नहीं था। इसके बाद डस्टर क्या थे, तो ये इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट थे इंडिया में, ठीक है, पहले। इसके बाद जो डी वेरी थे, तो इन्होंने ये बताया था कि जो अपना डी वेरी जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है उसके बारे में बताया था इन्होंने, तो उसका भी ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है अपना, ऐसे रिलेटेड दिया था कि मतलब कि किस कोई डिसीज़ वगैरह दे रखे थे, और उसमें डिसीज़ या डिसऑर्डर, और वो उसकी एज से रिलेटेड दे रखा था कि किस एज से संबंधित है। तो जो अपना ब्लड ग्रुप होता है वो बर्थ के पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और जो अपनी डिफरेंट टाइप्स की ग्लोबिन्स होती हैं उनके कारण, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे अपनी लाइफ के अलग अलग बीटा ग्लोबिन्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद रिकेट्स, तो ये जनरली 6 से लेकर 36 मंथ देखा जाता है, और ब्लडनेस करीब 20 to 25 ईयर्स, और एलकेप्टॉन भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि रामसर साइट्स किससे रिलेटेड है। तो ये रामसर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। तो रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड से संबंधित होती हैं, और करीब भारत में 46 से 47 वेटलैंड्स अभी रामसर साइट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ जो मुझे याद थे अभी तक। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस याद हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसमें कुछ चांसेस हैं एरर होने के, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, अभी जो आंसर की आई नहीं है, ठीक है। थैंक यू।